बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से प्रोग्राम मुकाबिल देखने वालों को खुशामदीद और अस्सलाम वालेकुम। सियासत में तमाम जमातों के एक दूसरे के खिलाफ सख्त बयानात ने सियासी माहौल को मज़ीद गर्म कर दिया है। फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें इस्तेमाल होने वाले बयानात और जो ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की उसके ऊपर तो हम बात करेंगे, मगर जवाब के तौर पर राना सनाउल्लाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसके ऊपर बात करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ख़ासतौर पर पीपल्स पार्टी के बारे में यही गुमान किया जा रहा था कि नून लीग से अलग होने के बाद शायद उनकी जुबान कुछ शाइस्ता हो जाए या शायद वो इन तमाम तर सूरत हाल से थोड़ा धीमे हो जाए, हट जाए, मगर बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का भी लहजा पहले से कहीं ज़्यादा सख्त हो गया है। इसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे और यकीनी तौर पर आलमी यौम माहौलियात है और इस दिन की मेज़बानी करना पाकिस्तान के लिए डेफिनेटली एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। मगर इसके बावजूद पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर माहौल को लेकर कौन कौन से और मज़ीद बड़े चैलेंजेस है इसके ऊपर बात करेंगे और ताजिक सदर ने जो पाकिस्तान का दौरा किया उसकी अहमियत क्या, पसे पर्दा क्या कुछ होने जा रहा है, इसके ऊपर भी हारून साहब से हम जानेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो ये कि कल जो मैंने पहला सवाल आपसे किया था उसी ने मजीद हलचल मचा रखी है, उसका ही मजीद जवाब चाहूँगी। नवाज शरीफ साहब अगर शहबाज शरीफ साहब की हिमायत पर माइल हैं तो नौबत अब कहाँ तक पहुँची है? पीपल्स पार्टी के लिए नून लीग क्या सोचेगी अगर बरसरे इक़्तिदार आ गई, और क्या इमरान खान साहब अपोजिशन में बैठने को तैयार हो जाएंगे? देखिए, वो तो नून लीग 2023 के इलेक्शन के नुक्ते नज़र से प्लानिंग कर रही है। उनकी ये नहीं है उनकी हिकमत अमली के इमरान खान की हुकूमत फौरी तौर पर ख़त्म हो जाए। अगर ये हिकमत अमली होती तो पीपल्स पार्टी की बात वो मान लेते। पंजाब में नो कॉन्फिडेंस की कोशिश करते और पंजाब में नो कॉन्फिडेंस हो जाता तो मरकज़ में मुमकिन हो जाता नो कॉन्फिडेंस। सही। लिहाजा ये तो 2023 के नुक्ता नज़र से प्लानिंग हो रही है और इमरान खान साहब भी कॉन्शियस हैं। देखिए, इस्टेब्लिशमेंट भी किसी एक आदमी का नाम नहीं होता। एक आदमी से बात हो रही है या दो आदमियों से बात हो रही है और उसमें कोई फैसले वैसे नहीं होते। उसमें यह कहना चाहिए कि एक तरह की मफाहमत होती है बाज़ चीज़ों पर। इमरान खान साहब को भी जो ये वो मेंटली प्रिपेयर्ड हो गए हैं कि भाई मैं अब डट के मुकाबला करूँगा। मुकाबला तो खैर पहले भी कर रहे थे, मतलब ये है कि हर तरह का ख़तरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। तो उन्हें भी तो इस्टेब्लिशमेंट ही से पता चला ना कि नून लीग का मुतालबा ये है, और पीपल्स पार्टी का भी ख़ास तौर पे नून लीग से बात हो रही थी, ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब से, कि पहले तो इमरान खान की हुकूमत हटाओ। तो इमरान खान मेंटली इसके लिए तैयार हैं कि अगर उनकी हुकूमत हटा दी जाती है ठीक तो वो अपोजिशन में बैठ जाएंगे, मगर अब मज़ीद कोई समझौता नहीं करेंगे, मज़ीद कोई नरमी नहीं करेंगे। ठीक। और जिस तरह वो प्रायोरिटीज़ फिक्स करना चाहते हैं, मतलब अफ़गानिस्तान का मामला है, कश्मीर का मामला है, लोकल पॉलिसीज़ हैं, उसमें अपनी राय पे वो इसरार करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये नहीं है कि कोई तसादम की फ़िज़ा है, तसादम की फ़िज़ा नहीं है, लेकिन अप्रोच का फ़र्क तो है इस्टेब्लिशमेंट में। उनमें जैसे 370 पे था, जैसे इंडिया के साथ तजारत पे था, ज़ाहिर है एक स्टेज पे तो इजाज़त दे दी गई, लेकिन वो एक सियासतदान है, उन्होंने महसूस किया कि कपास और चीनी अगर मंगवाएंगे इंडिया से तो उससे ख़राबी होगी। ये है सूरत हाल। ठीक है, लेकिन हारून साहब अगर ऐसा हो जाता है, चलिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि नवाज शरीफ साहब हिमायत पे चूँकि माइल हैं भाई की, वो आ जाते हैं, बरसरे इक़्तिदार आते हैं, 2023 में जब इलेक्शंस हो जाते हैं आ जाते हैं, पीपल्स पार्टी जिसने अब किनारा कर लिया नून लीग के साथ, तो उनके साथ फिर बर्ताव कैसा करेगी पीपल्स पार्टी के साथ नून लीग? वो यही तो मसला है भाई, हुकूमत में या इमरान खान आएगा अगर वो परफॉर्मेंस दे सका 2 सालों में। अभी तो सूरत हाल ये है कि तरक्याती बजट का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल ही नहीं होता। वो पंजाब पे जब बात करेंगे तो मैं अर्ज करूँगा तो इमरान खान जीतेगा या नून लीग जीतेगी। पीपल्स पार्टी का तो कोई स्कोप नहीं है। पीपल्स पार्टी तो देखो 3 सूबों में तो उसका वजूद ही ख़त्म हो गया, और सिंध में भी वो दही सिंध में है, वो कराची में नहीं है, उसकी शक्कर में बालादस्ती नहीं है, सीट शायद निकाल लें, मीरपुर ख़ास में नहीं है, हैदराबाद में बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल उनका आदमी जीत ही नहीं सकता, और कराची में गिनती की 2-3 सीटें वो जीत सकते हैं। तो जाहिर है कि पीपल फिर ये मुझे ऐसा लगता है कि कोई तवक्कुआत उन्होंने कायम की थी। मसलन ये आम तौर पर कहा जा रहा था कि सराय की उनकी सरपरस्ती की जाए और सराय की बेल्ट में
मतलब ये वो कुछ सीटें निकालने में कामयाब हो जाएं, तो सरपरस्ती उनकी क्यों की जाए? क्या कारनामा उन्होंने अंजाम दिया है कि उनकी सरपरस्ती की जाए? इसलिए वो बिलावल तो नाराज नहीं है, सिर्फ नाखुश नहीं है, नाराज से वे चिड़े हुए हैं। मतलब वो ये उन्होंने कहा कि नवाब शाह का सदर तो पाकिस्तान में धक्के खा रहा है। लफ्ज़ धक्के खा रहा है इस्तेमाल तो नहीं किया, मतलब ये यहाँ इलाज करा रहा है। और रायबंड का जो वजीर आजम है वो सजा पाने के बावजूद मुल्क से बाहर चला गया। ऐसे ही उस वक्त तो आपको कोई एतराज नहीं था उनके जाने पे, अब अचानक क्यों एतराज हो गया? और पानी का मसला आप देखें कि कैसे उठा रहे हैं और कैसे कैसे नुक्ते निकाल रहे हैं। अब सिंध हाई कोर्ट में भी जज साहब ने कहा कि भाई बाहर तो ऐसा लगता है, ये कोई फैसला नहीं है मगर रिमार्क्स हैं, ऐसा लगता है कि ऊपर वाला जो इलाका है यानी गुद्दू बैराज और कोटरी बैराज, तो वो वहाँ पे अपना पानी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। और वाक़या भी यही है, ऊपर के हिस्से में पानी ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि हमारा वफद वहाँ गया तो अक्सर नहीं गायब हो गया, पंजाब का वफद जब गया। सही। और उन्होंने जब पंजनद का दौरा किया तो वहाँ सारा अमला भी मौजूद था और मीटर भी ठीक काम कर रहे थे और पानी का खराज भी उतना ही था जितना कि होना चाहिए, जितना होना चाहिए। अच्छा, फिर एक बड़ी दिलचस्प बात है उन्होंने कही है बिलावल ने कि तरक्याती बजट में, विफाक के तरक्याती बजट में सिंध का हिस्सा कम रखा गया है। बिल्कुल कम नहीं रखा गया। अच्छा, कतई कम नहीं रखा गया। फिगर्स जब आएंगे, बजट जब पेश होगा, जब फिगर्स पूरी तरह हतमी तौर पे जो फिगर्स सामने आएंगे तो फिर उसमें अंदाज़ा होगा कितने % रखा गया है। लेकिन जो सरकारी ज़राए से हमने पूछा वो कहते कतई कम नहीं रखा गया। इतराज ये है कि कराची को शुमार ही ना किया जाए, यानी जो तरक्याती बजट है वो देही सिंध के लिए होना चाहिए। भाई कराची सिंध का हिस्सा नहीं है क्या? जहां से सिंध का जो बजट है उसका 95% तो कराची से पैदा होता है और मिलता कितना है उसको? 1/3 भी नहीं मिलता, मेरा ख्याल 1/4 भी नहीं मिलता। न उनके बल्दियाती इदारों के पास इख्तियारात हैं, न तरक्याती मंसूबे बनते हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, कूड़ा उठाया नहीं जाता, पीने का पानी मिल नहीं रहा, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम अबतर है। उनके जो यानी डोमिसाइल का ये है, MKM का वफद मिला वज़ीर आज़म से, जैली डोमिसाइल बना के देही सिंध के लोगों को मुलाजमतें दी जाती हैं। हमेशा पीपल्स पार्टी का ये रिकॉर्ड रहा है। ठीक, एक तो भुट्टो साहब की हुकूमत रही 5 बरस, उसके बाद में तो 10 साल हुकूमत रही ना, बेनज़ीर भुट्टो की, फिर दो दफ़ा, फिर जरदारी साहब की, फिर वो सूबे में 13 साल से विराजमान है। सरकारी अदारों में वो बेतहाशा भर्ती करते हैं, अपने लोगों को हर कहीं ठोस देते हैं, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ा देते हैं वोटों के लिए। PIA को PIA खसारे में थी जब जरदारी साहब आए, ऑलरेडी खसारे में जा चुकी थी। इतनी मराद दी कि खुद PIA के वर्कर हैरान थे। उनके सेक्रेटरी जनरल, उनकी यूनियन, उनकी हामी जो यूनियन थे, उसके सेक्रेटरी ने मुझसे कहा कि हम तो हक्का बक्का ही रह गए, हमने जो मुतालबात किए थे उससे ज़्यादा हमें दे दिए। सिंध कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, यही मशरकी पाकिस्तान में हुआ था। इसके मुज़मरात का उन्हें अंदाज़ा नहीं है, इसके नताइज क्या होंगे। अगर आप उस पर जो सीरीज़ किताबें लिखी गई हैं वो पढ़ें तो वो आपको अंदाज़ा होगा कि ठीक है, फ़र्क था मशरकी और मगरबी पाकिस्तान की तरक्की में, इसलिए कि बंगाल तो बहुत, जो किसी ज़माने में सदियों पहले बहुत तरक्की याफ्ता इलाका था, वो बहुत पीछे रह गया था। सही। और उसकी वजह है सैलाब, और ये इंडस्ट्री वहाँ नहीं थी। इंडस्ट्री मशरकी बंगाल में नहीं थी जो आज बांग्लादेश है, मगरबी बंगाल में थी जहाँ हिंदू मेजॉरिटी है। वैसे तो मजबूरी तो बंगाल में मुसलमानों की मेजॉरिटी थी। सोहरावर्दी वज़ीर आज़म बने थे 1940 के इलेक्शन में। सही। तो वो वहाँ इसी, लेकिन अयूब खान के आखिरी दौर में बजट का ज़्यादा एलोकेशन मशरकी पाकिस्तान के लिए हो रही थी। एक वजह ये थी, ये बंगाली कौम परस्ती की तहरीक, उस बंगाली कार्ड को इस्तेमाल करना था इक़्तिदार हासिल करने के। एक हमारे यहाँ लोगों का खौफ था, बाद में तो सिचुएशन बहुत खौफनाक होगी ना, कि याया खान भी सारे इख्तियारात चाहते थे, भुट्टो साहब भी चाहते थे और शेख मुजीबुर रहमान भी चाहते थे। भाई एक आदमी वज़ीर आज़म इलेक्ट हो चुका है, उसे हुकूमत बनाने का मौका दिया जाए। याया खान का क्या हक़ है और मरकज़ी हुकूमत में भुट्टो का क्या हक़ है कि वो अपने इख्तियारात मांगे? उसके 2 सूबाई हुकूमतें थी उसके पास, सिंध में मेजॉरिटी बन गई थी आज़ाद अरकान के शामिल होने के बाद। वैसे 60 में से 28 सीटें उन्हें मिली थी। पंजाब में
क्लियर मेजॉरिटी थी, बिल्कुल वाज़ेह अक्सरियत थी। तो सूबाई हुकूमतें अगर उन्हें मिल जाती दो, पंजाब और सिंध की, तो सबसे ज़्यादा बावसीला यही थे और यही मरकज़ पे असरअंदाज भी हो सकते थे। लेकिन उस वक्त झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। अच्छा। बंगाली कौम परस्ती को हवा दी गई। यानी अगर शेख मुजीबुर रहमान थोड़ा सा सब्र करते, इक़्तिदार तो पके हुए फल की तरह उनकी गोद में गिरता, कितना अरसा यह मज़ामत कर सकते थे। उनकी बहुत वाज़ेह अक्सरियत थी और कितना अरसा भुट्टो मज़ामत कर सकते थे। यही खेल आज सिंध में खेला जा रहा है कि जी हमारे पास हिस्से का पानी हड़प किया जा रहा है। सब्सटेंशिएट करें ना, उसका कोई सबूत दें। कौन सा पानी हड़प? आपको तो पहले ही 1991 के कार्ड में आपके हिस्से से ज़्यादा पानी दिया गया, उसी से सिंध आबाद हुआ ज़्यादा। सही। सिंध तो हमने देखा है, वो सिंध जिसमें मीलों तक जो कोई हरियाली का नामो निशान नहीं था, आबाद हुआ, जो अच्छा हुआ, जाहिर है बहुत ही अच्छा हुआ। और सिंध में गर्मी चूँकि ज़्यादा पड़ती है तो उसके और सब्जियां पहले आते हैं, लेकिन इकानमी सिर्फ ज़राअत पे तो नहीं उस्तवार हो सकती। ठीक है। सिंधी जागीरदार जो है वो न कारोबार में गया न इंडस्ट्री में गया, और वो अपना उसने ज़राअत पे सिर्फ इन्हिसार किया। और इसलिए भी किया, भुट्टो की शख्सियत का एक बड़ा दिलचस्प पहलू यह है कि ज़री इस्लाह जब उन्होंने की तो पंजाब में और पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में तो कुछ ज़मीनें ली, बलूचिस्तान में भी ज़्यादा नहीं ले सके, सरदारों की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। लेकिन सिंधी जागीरदारों से ज़मीनें नहीं ली, वो खुद भी बड़े जागीरदार थे। उन्होंने कौन सी ज़मीन सरेंडर की? ठीक है। सिंध कार्ड प्ले कर रहे हैं, तवक्कुआत उनकी इस्टेब्लिशमेंट से पूरी नहीं हो सकी, हुकूमत मिलने का कोई चांस नहीं है। अच्छा, लेकिन हारून साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के अंदर से आवाज़ उठ रही है कि हमारे लीडर की चिड़चिड़ाहट और लहजा सख्त होने की वजह ये नहीं है कि इक़्तिदार के लिए जो इन्हें कोई ख्वाहिश जाहिर की और उन्होंने कुछ उम्मीद दिलाई, वो उम्मीद टूटी। वो कहते हैं वजह ये है कि सच्चाई चूंकि तल्ख होती है, हर पाकिस्तानी 2 लाख का मकरूज हो जाए, बेरोजगारी अपने अरूज पे पहुंच जाए, महंगाई अपने आसमानों को छूने लग जाए, तो ऐसे में लहजे सख्त हो जाया करते हैं। रोटी कपड़ा मकान देंगे, वो कहते हैं हमें इक़्तिदार में आने तो दो। नहीं, ये जो 2 लाख का कर्ज चढ़ गया, इसमें पीपल्स पार्टी का कोई हिस्सा नहीं है। मैंने आपको बताया कि बेताशा सरकारी भर्ती करते हैं, और इस कदर सिंध का जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसे बेईमानी बना कर रख दिया। जाली डोमिसाइल पे दही सिंध के लोगों को मुलाजमतें मिलती हैं। ये कोई दही सिंध के साथ खैर खाई नहीं है, उसका तालीमी मेयार बेहतर बनाएं, उन्हें इस काबिल बनाएं। कोटा सिस्टम है, और कोटा सिस्टम की वजह से सारी मुलाजमतें, अब तो तकरीबन 90-95% मुलाजमतें जो हैं वो ले जाते हैं। भाई ये क्या तरीका है? आप पसमानदा हैं तो जाहिर है उस पसमानदगी को दूर किया जाना चाहिए। उसका रास्ता है कारोबार, उसका रास्ता है इंडस्ट्री। कहाँ इंटीरियर सिंध में इंडस्ट्री लगाने की कोशिश की है? और जो करप्शन है उसका तो जिक्र ही क्या। यानी दही भल्ले वाले और पापड़ वाले और गन्ने का रस बेचने वालों के अकाउंट से में अरबों रुपए मौजूद हैं, और जरदारी साहब डंके की चोट कहते हैं कि इसमें मेरा क्या कसूर है, जिसके अकाउंट में जमा हुआ उसका कसूर है, मैं साबित कर दूंगा। मतलब इस ढिठाई के साथ वो कहते हैं। तो ये पीपल्स पार्टी उसकी जिम्मेदार नहीं है, नून लीग उसकी जिम्मेदार नहीं है। ये ठीक है कि इमरान खान की हुकूमत भी उसकी जिम्मेदार है, जिसकी हालत ये है पंजाब में कि वो राना सनाउल्लाह ने ठीक कहा कि अफसरों की तकर्री पे ये बात आप अगर पंजाब लाहौर सेक्रेटेरिएट में जाएं तो हर आदमी कह रहा है। आप इजाजत दें साहब, तो मैं लोगों को सुना देती हूं राना साहब ने क्या कहा है। करनी चाहिए, इमरान खान साहब को इसकी तहकीक करनी चाहिए। ये मैंने कहा अगर आप इजाजत दें अरुण साहब तो लोगों को सुना देते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने क्या फरमाया है। सुना दें। जी जी प्लीज। ये करप्शन का राग अलापते हैं वजीर आजम साहब। इस वक्त जितनी करप्शन यहाँ पंजाब में है, इसकी मिसाल पिछले 72-73 साल में नहीं मिली। 2-2, 3-3 करोड़ रुपए में लोग जो है वो दे के जाके डेप्टी कमिश्नर लगे हैं। वो भाई ये एनआरओ जिनको तुमने देना था वो तो तुम दे चुके हो।
ये कल आपने हारून साहब खबर दी, बताया, लोगों की आंखें खोली। आज राना साहब ने भी कहा, मगर अयाज सादिक साहब हो, अलीम खान हो, उनके भी तो हल्के पे करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं हारून साहब, उसका क्या? नहीं देखिए, वो हलकों पे खर्च होना एक दूसरी बात है, वो भी ज्यादती है। पसंदीदा लोगों के हलकों पे जो सरमाया बेदरेग लुटाया जाता है जी। वो जो पहलवान है, नाम मैं नहीं लूँगा, पहलवान है, उसकी खातर अरबों रुपए खर्च किए गए गुजरांवाला में, और उसमें से ज़िम्मेदार लोग कहते हैं कि 24% हिस्सा उसने वसूल किया। MNS के ठेकेदार बाद औकात अपने होते हैं, उनके लिए अभी भी कुछ 96 अरब रुपये की एलोकेशन हुई है। अगर तो वो उनकी तय करदा तजावीज़ पे तरक्याती मनसूबे पे खर्च किया जाता है तो फिर तो ठीक है, लेकिन ठेकेदार अपने होंगे। देखिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक वज़ीर साहब गए चीफ मिनिस्टर के बुज़दार साहब के पास कि ये सड़क का मसला है, उन्होंने टाल दिया। अब ज़ाहिर है वसाइल महदूद हैं, तो एक ठेकेदार गया उस वज़ीर के पास, उसने कहा अगर मैं ये सड़क बनवा दूँ तो आपको कोई एतराज़ तो नहीं होगा। जाहिर है कि भाई उसका क्रेडिट वज़ीर साहब को तो ना मिलता, मगर बहरहाल उनके हल्के में थी वो सड़क, तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। जाहिर है वो उन्हें फ़ायदा तो पहुंचता, अगरचे उनके इनिशिएटिव पे नहीं बनी, किसी और के इनिशिएटिव पे बनी, मगर हल्के के वोटरों को तो फ़ायदा पहुँचता। सही। तो उसने बाद में वो मंजूरी लेके पहुँच गया चंद दिन में। उसने कहा कि कैसी तुमने मंजूरी हासिल की, मुझे तो टाल दिया था। ये सिविल सेक्रेटेरिएट में पंजाब में ये कहानी हर दूसरा अफसर सुना रहा है। उसने कहा जी 5 करोड़ रुपए फला आदमी को दिए। वो जो फला आदमी है जिस पे इल्ज़ाम है वो डिप्टी कमिश्नरों से पैसे ले रहा है, वो इमरान खान साहब को मालूम है, उनके साथियों ने उन्होंने बताया है। अब जब ये होगा, आपको पता है कि पंजाब का बजट का जो 330 अरब रुपए थे, पैसे पहले ही कम थे, और पहले साल भी कम थे। पहले साल तो हालत ही बड़ी ख़राब थी, दूसरे साल भी कुछ ज़्यादा नहीं थे, इस साल कुछ बेहतर है, फिर बीच में कोरोना भी आ गया। उसमें से सिर्फ 60% खर्च हुए हैं। अच्छा, 330 अरब में से सिर्फ 198 अरब रुपए खर्च हुए हैं। ये तो है हालत। और चीफ मिनिस्टर साहब उठते हैं और जाते हैं तौसा में, खानेवाल में, अपना फैसलाबाद में, किसी जगह भी जाके ऐलान करते हैं, जैसे वो वही शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वाला पैटर्न कि ये मैं तोहफा लेके आया हूँ। तोहफा कहाँ से लेके आए हैं आप? ये सरकारी ख़जाना है, ये आपका काम है। 4 चीफ सेक्रेटरी बदल दिए। आदम सुलेमान को किस लिए बदला? कि उसका इसरार था कि ढंग के अफसर लगाने चाहिए। उसके बाद दूसरा सेक्रेटरी बदले, यूसुफ नसीम खोखर साहब की रेपुटेशन अच्छी थी, इंटीरियर सेक्रेटरी थे, अब भी इंटीरियर सेक्रेटरी हैं, उनकी रेपुटेशन थी, वो रहे थे अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे थे वज़ीर आज़म के, उनकी शोहरत अच्छी थी, उनको बदल दिया। उस वक्त उन्होंने बड़ी नरमी दिखाई, लेकिन जब उन्होंने बाद चीज़ों पे इसरार करना शुरू किया जो करना चाहिए चीफ सेक्रेटरी को, तो उनको बदल दिया। अब ये जो नए चीफ सेक्रेटरी हैं, ये हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। उनसे पूछें, खान साहब ने बुलाएं और पूछें कि डिप्टी कमिश्नरों का तकर्रर कैसे होता है, कौन साहब हैं? गिरोह के गिरोह फिर रहे हैं जो लोगों से कहते हैं कि जिसने तकर्री करनी है, डेरा गाजी खां में ऐसे लोग हैं, मुल्तान में ऐसे लोग हैं, लाहौर में ऐसे लोग हैं, गुजरांवाला में ऐसे लोग हैं, जो अफसरों से कहते हैं तकर्री करानी है। तो माशरे का जो कचरा है, कूड़ा है, वो ऊपर आएगा ना। उस डिप्टी कमिश्नर की क्या हैसियत होगी अगर ये बात दुरुस्त है? पैसे दे के लगाए जा रहे हैं। एक ब्रेक की तरफ सेक्रेटेरिएट में हर आदमी कह रहा है। सही, एक ब्रेक ले लेते हैं, जिससे वापस आएंगे तो 11 जून को जो बजट पेश होने जा रहा है, इसके ऊपर क्या माहौल बनेगा, सियासी माहौल, इसके ऊपर तो हम बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ सियासत के अंदर फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर दी और राना सनाउल्लाह साहब ने जो उसके जवाब दिए, इसके ऊपर और माहौल समेत भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हारून साहब, फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि अपोजिशन से ताल्लुकात में बेहतरी के ख्वाहिशमंद और बेहतरी चाहते हैं, मगर साथ ही उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की जुबान इस्तेमाल की पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए। मौलाना साहब को तो ये तक कह दिया कि आप सियासत छोड़ दें, बस निकाह पढ़वाया करें। ये जुबान तो
खबर लीजिए दहन पे जुबान बिगड़ी सब बिगड़ी थी, खबर लीजिए दहन बिगड़ा। वो तो अब सब का यही हाल है, बहुत ही यानी बाजारी ज़ुबान एक दूसरे के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं। ताल्लुकात कार की बात उन्होंने इसलिए की कि कानून साजी के लिए बहरहाल उसकी ज़रूरत है। सही। मिसाल के तौर पे 2 कवानीन वो मंजूर कराना चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक मशीनें इलेक्शन के लिए जो दुनिया भर में कामयाबी से, इंडिया में 15 साल से 20 साल से इस्तेमाल हो रही हैं, और दूसरा समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक दिया जाए। बिल्कुल। तो जाहिर है कि अगर अपोजिशन उसकी मुखालफत करती है, मुखालफत ही करेगी अपोजिशन उसकी, जाहिर है, इसलिए कि समंदर पार पाकिस्तानियों के वोटों में तो इमरान खान की अजीम अक्सरियत है। तो अब अगर कानून साजी करनी है तो जाहिर है अपोजिशन का ताबन होगा तो उस कानून की कोई हैसियत होगी, वरना तो हमेशा मुतनाज़ा ही रहेगा ना, उसका कोई इम्पैक्ट तो नहीं होगा। तो इस नुक्ता नज़र से उन्हें ताल्लुकात कार के बाद की, बाकी रह गया तंज और तहकीर, वो तो सिक्का राइजुल वक्त है। जब सियासी पार्टियों ने मीडिया सेल बना लिए हों और कोई भी शख्स, कोई अखबार नवीस, कोई पॉलिटिकल वर्कर, कोई आम शहरी, कोई वकील, कोई उस्ताद, कोई दानिशवर उनसे ज़रा सा भी इख्तलाफ करे तो जवाब में गालियों का एक तूमार है। जब ये कल्चर इख्तियार किया जाएगा तो उसके असरात तो होंगे। तो वो क्या फवाद चौधरी ने सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की है, यही ज़ुबान बिलावल साहब इस्तेमाल कर रहे हैं, और अफसोसनाक बात है कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गलत बयानी कर रहे हैं और ऐसे ये तासुर दे रहे हैं जैसे सिंध के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, हालांकि ज़्यादती तो वो कर रहे हैं कराची के साथ, और यही लबो लहजा जो है PDM की क़यादत इस्तेमाल करते रही और यही PTI वाले कर रहे हैं। सही। तो मौलाना साहब के बारे में क्या कहेंगे अरुण साहब, जो उन्होंने मौलाना फजल रहमान साहब से मुतालिक बातें की हैं? नहीं कहनी चाहिए, ज़ुबान नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। और अब वो बड़ी दिलचस्प बात है कि मौलाना ने वो जो बयान दिया था कि अफ़गानिस्तान के मामले में पॉलिसी की तश्कील के लिए पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाया जाए, उसके बाद में उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। उसके बाद में बिल्कुल मुकम्मल खामोशी हो गई। बड़ी अच्छी तजवीज़ थी। ठीक है, खामोशी है। सही। हारून साहब, मैं अफगानिस्तान पे भी बात करती हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है वो भी, लेकिन कल एक अहम मामला था बजट का, वो अधूरा रह गया। बजट अब पेश होने जा रहा है, तो आपका क्या ख्याल है, जहांगीर तरीन ग्रुप कोई प्लान रखता है या फिर वाकई हुकूमत का साथ देगा? वो नहीं, देखिए उनके जिन लोगों से मेरी बात हुई है वो कहते हैं वोट तो देंगे। अच्छा। इसलिए कि हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारे मामले में क्या रवैया अख्तियार किया जाता है। देखिए डायलामा इसमें यह है कि अगर तो इस वक्त कोई मसालियत हो जाती है जहांगीर तरीन ग्रुप की तो NRO का शोर मचेगा, ये कहा जाएगा कि अपना आदमी है इसलिए NRO दे दिया, और उसको मुलतवी किया जाता है तो शुकूक व शुबहात बाकी रहेंगे। इसीलिए तो वो खान साहब कहते हैं कि जिसने वोट देना दे, जिसने नहीं देना ना दे। लेकिन वो बहरहाल अब ये तो नहीं होगा ना कि वो वोट भी दें और सर भी झुकाए रखें। जाहिर है वो इतराज़ात करेंगे, सवालात उठाएंगे, बात करेंगे। तो इमरान खान, ये इसमें मुझे कोई शुबह नहीं है कि बजट पास हो जाएगा। ये तो आपको याद है, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, बिल्कुल इंस्टेबिलिटी का मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये नहीं होगा कि बजट में हुकूमत चली जाए, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी करना है खान साहब को वो इलेक्शन के बाद करना है। उसमें गिरफ्तारी की अफवाहें भी हैं, उन्होंने भी अपना ज़ाहिर बंदोबस्त किया होगा जहांगीर तरीन की। सही। तो अब जो इतलात है वो ये है कि अली जफर की रिपोर्ट, तो बैरिस्टर अली जफर की रिपोर्ट तो उनके हक में है। हाँ, जहांगीर तरीन साहब, उसको क्या करेंगे ये समझ में नहीं आता। ठीक है, चलिए आने वाला वक्त बताएगा अरुण साहब के। कहा जा रहा है कि वो तो रिपोर्ट ही है ना, कोई फैसला नहीं है, तो उनसे रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था ना, फैसला तो उन्होंने नहीं करना था। वो तो अपनी सिर्फ रिपोर्ट देंगे। जो इतलात है वो ये है कि उनसे कहा गया कि एक आदमी को टारगेट न किया जाए। और फिर शुगर इंडस्ट्री का जो मसला है, शुगर इंडस्ट्री की वकालत नहीं कर रहे हैं हम, कोई अखबार में शुगर इंडस्ट्री की वकालत नहीं करेगा। उसमें हर तरह के लोग मौजूद हैं, ढंग के लोग भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, और वो लोग भी हैं जो किसानों का खून चूसते रहे हैं। मगर जब गन्ना आप ये सादा सा एक सवाल है, गन्ना हो गया 200 रुपये से, जो 200 रुपये नहीं मिलते थे उन्हें 180-170 रुपये मिलते थे, कभी इससे भी कम मिलते थे। जब गन्ना एवरेज 280 रुपये पे ख़रीदा गया, बाद औकात 300 रुपये भी ख़रीदा गया, एक आध फैक्ट्री में 330 पे ख़रीदा गया, तो चीनी की कीमत बढ़नी थी ना, वो आप कम कर लें फिर। ठीक है, ठीक है।
चलिए उसके लिए जहांगीर तरीन कैसे जिम्मेदार है? जहांगीर तरीन के और जो भी कसूर हो वो हो। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल हारून साहब। अब आपने अफगानिस्तान की चूंकि बात की हारून साहब, अफगानिस्तान के हालात तो हर घंटे के बाद जो है वो ज़्यादा ख़राब होते चले जा रहे हैं, गंभीर है। अमन की बात करते रहते हैं मगर वहाँ के जो अफगान सिक्योरिटी एडवाइज़र है वो मुसलसल इस किस्म के बयान दे रहे हैं जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहे हैं, हालांकि पाकिस्तान उनके लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। आज जिक्र किया कुरैशी साहब ने दोबारा से इस बात का। देखिए ना, एक जब इतना खौफनाक कदम इस्तेहकाम होता है तो एक पागलपन सवार हो जाता है। पाकिस्तान से भी ज़्यादा ख़राब सूरत हाल है। बादगीस में आज धमाका हुआ है जी। और 11 और अफराद हैं वो जहाँ भाग खो गए, जिसमें औरतें और बच्चे, ज़्यादा गालिबन औरतें और बच्चे हैं। तो इसी देखिए ना, यही जो कोशिशें हो रही हैं, ये जो अपना सदर आए हैं उसके उज़्बेकिस्तान के ताजिकिस्तान के दौरे पर आए हैं जी, ताजिकिस्तान, उनका इसी सिलसिले में जो पाकिस्तान जो कोशिशें कर रही है उसका हिस्सा है। समझा ये जाता था कि पाकिस्तान जो है वो तो पाकिस्तानी हुकूमत पश्तूनों की हामी है और वो ताजिकिस्तान के सदर हैं। ज़ाहिर है ताजिक आबादी, इससे उन्हें हमदर्दी थी जी। तो ये जो खलीज है इसको पाटने की कोशिश की जा रही है। अच्छा। और अब जब ये वक्त आ रहा है, जब अमरीकी जो है उन्होंने तो चकमा दिया कि जी सितंबर में जाएंगे, अरब वो तेज़ी से वापस जा रहे हैं और उसे खाना जंगी के हवाले करना चाहते हैं ताकि उसमें खला पैदा हो और उनके लिए गुंजाइश रहे। अब उसमें चीन भी परेशान है, रूस भी परेशान है, वस्ती एशिया की रियासतें भी परेशान है। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया। ताजिकिस्तान तो पाकिस्तान से सिर्फ 16 किलोमीटर के फासले पे है, सिर्फ 16 किलोमीटर, बीच में वाखा की पट्टी है और वो बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा है। सही, यानी उनके लिए तो बड़े मौके हैं दोनों मुल्कों के में अगर तावन हो। ये तो अंग्रेज़ों के आने से पहले तो हमारी सारी तजारत ही सेंट्रल एशिया के साथ थी। पेशावर शहर जो इतना बड़ा शहर बना, बाद में और भी मौके पैदा हुए जिसकी वजह से उसमें वसअत पैदा हुई, तो पेशावर की तो हैसियत ही ये थी, इसीलिए उसकी तारीख़ी अहमियत भी है, इसीलिए वो हज़ारों साल से आबाद चला आ रहा था। ये तो देखिए ना, सेंट्रल एशिया तो मुसलमान हो गया था, जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज़ के ज़माने में शुरू हो गया, अज़रबैजान के लोग हो गए, इसके बाद दूसरे लोग हुए। तो उनसे हमारे बहुत कदीम तारीख़ी ताल्लुकात हैं। बाबर का ताल्लुक कहाँ से था? उज़्बेकिस्तान से था। जी, सेंट्रल एशिया के तो बेशुमार लोग पाकिस्तान में आबाद हैं। अब भी जो खाना जंगी वहाँ हुई, जिस वक्त सोवियत यूनियन टूटा, तो बाद लोग तो कहते हैं 12 लाख, अगर 12 लाख नहीं तो उससे कुछ कम लोग जो हैं वो पाकिस्तान में आके आबाद हो गए। सही, उन्होंने पूरा अफगानिस्तान अबूर के, अफगानिस्तान में उनके लिए जाए पनाह नहीं थी, पाकिस्तान सभी की जाए पनाह है। तो गिलगित बल्तिस्तान में लाखों आदमी उनके आबाद हैं। अब देखिए ना कि अगर अमन होता है तो उसका बेनिफिशरी है, हम भी सबसे बड़े बेनिफिशरी तो हम हैं, मगर सेंट्रल एशिया की रियासतें भी तो उसकी बेनिफिशरी हैं। गवादर तक उन्हें एक्सेस मिलेगी और ये ईरान से, आलम मिडल ईस्ट से, आलम अरब से, हत्ता के यूरोप से तजारत, यही मुख्तसर तरीन रास्ता है। चाबहार का और गवादर का अगर ट्रक वहाँ से चले सेंट्रल एशिया से किसी भी जगह से, तो 16 घंटे का फ़र्क है। 16 घंटे में कितना डीजल सर्फ होता है, कितने अखराजात बढ़ती हैं, कितनी वियर एंड टियर होती है। तो ये तो हमारे लोगों ने तो उसका इदराक ही नहीं किया और बहुत ताख़ीर इसमें कर दी। लेकिन बहरहाल अब तो ग्वादर की बंदरगाह ऑपरेटिव है, इसीलिए मुआहदे हुए हैं। हाँ, लेकिन मुआहदों को गैर अहम लोग समझ रहे हैं, रुपए के लेन देन का। जी, फाखोर का जो इलाका है हारून साहब, जहाँ पर इंडिया का एयर बेस है, ऐसे में दोनों मुमालिक के ताल्लुकात को आप किस तरह से देखते हैं कि बेहतर हो सकते हैं या फिर दहशतगर्दी के खिलाफ इनके इक़दामात अमली शक्ल इख्तियार कर सकते हैं? इंडिया का एयर बेस है फाखोर के अंदर। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती थी, पाकिस्तान को वो दोस्त मुल्क नहीं समझते थे, वो समझते थे कि ताजिकों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, पाकिस्तान का रवैया अच्छा नहीं। ये मिसअंडरस्टैंडिंग थी, इसलिए उन्होंने एक एयर बेस उन्हें दिया फाखोर का, और एक एयर बेस वो और चाहते थे। इसी को तो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। वैसे फाखोर का जो एयर बेस है वो ऑपरेटिव इस वक्त नहीं है, वो इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये आगाज़ है, बर्फ़ पिघलने लगी है
और अल्टीमेटली ये होगा, अफगानिस्तान में अल्टीमेटली इंडिया का कोई रोल नहीं होगा। अफगानों को इंडिया से क्या दिलचस्पी ना, उनकी सरहद लगती है, मर्सनरीज हैं कुछ, ये अशरफ गनी एंड कंपनी चले जाएंगे, ये तालिबान भी तनहा अफगानिस्तान को नहीं चला सकते। फाइनली हमेशा मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि कौमी हुकूमत वहाँ तश्कील पाएगी। हिकमत यार ने उसकी एक कोशिश भी की, मुज़ाकरात खामोशी से किए तालिबान ने और अशरफ गनी और हिकमत यार ने, फार्मूला तय पा गया, मुरतब नहीं हुआ, तय पा गया। अशरफ गनी साहब ने उसे एग्री कर लिया, अपने हामियों से वो मनवा नहीं सके। लेकिन फाइनली कुछ भी हो कि आखिर लोग तंग आ चुके हैं, 40 साल से वहाँ जंग हो रही है। पहले रूसी इधर आए, फिर अमरीकी आ गए, पहले वो कम्युनिज्म नाफिज करने के लिए आए कबायली माशरे में, ऐसे अक्लमंद थे, और फिर ये वहाँ जमहूरियत है कबायली माशरे में नाफिज करने के लिए। कबायली माशरा एक हिस्टोरिकल प्रोसेस में जदीद माशरे में ढलता। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं। जब ब्रेक से होंगे यहीं से गुफ्तगू आगे बढ़ेगी माहौलियात के ऊपर, मजीद क्या क्या चैलेंजेस हैं इसके ऊपर बात करेंगे, फारूक सत्तार साहब से मुतालिक बात करेंगे, और भी दीगर मामलात हैं इनके ऊपर बात होगी। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। हारून साहब, अब कुछ माहौलियत से मुताल्लिक़ बात कर लेते हैं। यकीनी तौर पे एक बहुत बड़ा क्रेडिट है, और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ को इसी चीज़ का क्रेडिट दिया जा सकता है कि माहौलियात के ऊपर ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड हुकूमत ने जो भी इनिशिएटिव्स लिए, जो भी इक़दाम किए, और यकीनी तौर पर देना चाहिए, तनकीद नहीं करनी चाहिए, मगर ये भी दुरुस्त है कि पिछली किसी हुकूमत ने इस पर कोई काम नहीं किया। इसमें तो कोई शुबह नहीं है, लेकिन ख़तरा बहुत संगीन है। यानी इनिशियल इमरान खान साहब को हमेशा दिलचस्पी रही है माहौलियात से, और पहले भी हुकूमत में आने से पहले भी वो इस पर बात करते रहे हैं। और पख्तूनख्वा की हुकूमत ने 1 अरब दरख्त लगाया, अपोजिशन माने या ना माने, ये मुखालिफ सियासी जमातों के तरीका। इमरान खान साहब ने भी खैर कभी किसी को किसी चीज़ का क्रेडिट नहीं दिया। मसलन नवाज शरीफ हुकूमत ने, पीपल्स पार्टी के दौर में तो 12-12 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, तो नवाज शरीफ ने एफर्ट तो की, बिजली घर तो लगाए, और नतीजा ये निकला कि इंडस्ट्री के लिए तो उन्होंने बड़ी जल्दी वो ख़त्म कर दी थी। कोई किसी को क्रेडिट नहीं देता। और सबसे ज़्यादा अफसोस मुझे सिराजुल हक के बयान पे हुआ था कि कोई एक अरब दरख्त नहीं लगाया, और गंदम की बालियाँ गिन के 1 अरब पूरे कर दिए। लेकिन ख़तरा बड़ा संगीन है, सिर्फ दरख्त लगाने से मसला हल नहीं होगा। 55 से 60 साल के दौरान ग्लेशियर पिघल जाएंगे, सैलाब आएंगे उनसे, ये एक हकीकी ख़तरा है। और जो सरहदी इलाके हैं 35 से 45 साल के दरमियान साहिल समंदर पे जो इलाके हैं, उसमें से बाज़ डूब जाएंगे। कराची में 2015 में जो हीट वेव आई, जिसमें बड़ी तबाही मची, बाद में भी ख़तरात रहे, वो ग्लोबल वार्मिंग की वजह। हालांकि पाकिस्तान के इसमें कोई हिस्सा नहीं है, जो जहरीली गैसें खारिज हो रही हैं, पाकिस्तान का हिस्सा 1% से भी कम है। 2010 में जो इतना बड़ा सैलाब आया, जिसमें 38,000 किलोमीटर एरिया डूब गया, और 1600 लोग, 1600 जिंदगियां गई, 1000 आदमी इसके अलावा इसके नतीजे में, जो जर्मन थिंक टैंक जो ग्रीन गालमन चैनल क्या उसका नाम है, उसके जो ज़्यादा शुमार है, पाकिस्तान 5 उन मुल्कों में शामिल है जिन्हें सबसे ज़्यादा ख़तरा है। पिछले बरस कराची में जो हौलनाक बारिशें हुई, वो उसकी वजह भी यही थी। कोयटा में पानी कम हो रहा है, बर वक्त हमने सोचा नहीं इसके बारे में, हालांकि वो रिपोर्टें मौजूद हैं कि वहाँ छोटे छोटे डैम बनाए जा सकते हैं। गवादर के लिए 2 डैम बनाए गए हैं जहाँ से पानी मुहैया किया जाएगा, अलावा इसके कि शायद समंदर का पानी भी साफ़ करके इस्तेमाल करना पड़े। तो बलूचिस्तान में छोटे डैम बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा पानी के इस्तेमाल में जदीद तरीके इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। सिर्फ इससे नहीं मसला हल हो जाएगा, दरख्त लगाने से। ये अच्छा कदम है, इसकी तारीफ़ करनी चाहिए, किसी और ने नहीं किया। 1 अरब दरख्त लग चुके हैं, 9 अरब दरख्त और लगाने होंगे, शायद इससे भी ज़्यादा लगाने होंगे। ये एक मसलसल जारी रहने वाला अमल है, इसमें पूरी तवज्जो नहीं दे सकी हुकूमत, अगरचे इनिशिएटिव अच्छा है। ज़मीन बंजर हो रही है। ये अताबाद की झील कैसे बनी? ये ग्लेशियर मेल्ट होने से बनी ना।
यानी इसकी संगीनी को महसूस नहीं किया गया। और अनाज की पैदावार कम हो जाएगी। पाकिस्तान की आबादी बढ़ते बढ़ते अगले 10-15 साल में 40 करोड़ हो जाएगी। हमारे दोस्त बाद मजमून लिख रहे हैं अखबारों में कि आबादी बढ़ने से क्या होता है। ओ भाई, आबादी अगर तो आप उनको तालीम दे रहे हो, कोई हुनर सिखा रहे हो, फिर तो वो आपका एसेट है, वरना तो तबाही है ना। इमरान खान साहब बहुत जिक्र किया करते थे 2 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते, आजकल बहुत कम जिक्र करते हैं। तो एक इसका पहलू ये है कि पाकिस्तान की खिदमात को तस्लीम किया गया है, अप्रिशिएट किया गया है, और भारत तो पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था, उछूत बनाना चाहता था, मगर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल आए, दूसरे लोग आए और पाकिस्तान ने अच्छी उनकी पजीराई की। लेकिन ये पूरी कौम को इसकी संगीनी का एहसास दिलाने की ज़रूरत है। देखिए, लंदन में हालत ये थी आज से 40 बरस पहले, 50 साल पहले, कि कारों की छतें काली हो जाती थी, कोयला जलाया जाता था, मगर फिर उन्होंने कानून मंजूर किया, एक दरख्त भी नहीं काटा जाएगा। आप देखते हैं लाहौर इस्लामाबाद में किस बेदर्दी से दरख्त काटे जा रहे हैं। कवानीन में तब्दीलियां करनी होंगी। इसको एक कौमी मुहिम बनाना होगा, इसमें मीडिया को अपना रोल प्ले करना होगा, इसमें सियासी जमातों और फाल तबकात को अपना रोल प्ले करना होगा। ये सिर्फ हुकूमतें नहीं हैं जो इतनी बड़ी जो मसाइब होते हैं उनसे निपट सकती हैं, इसमें पूरी कौम को शरीक। ठीक है हारून साहब, एक तो ये कि पानी के बहरान पे आज इमरान खान साहब ने दोबारा से बात की है। सिंध और पंजाब का मसला पहले चल रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है और इसका हल क्या है? मेरे पास आखिरी 3 मिनट है हारून साहब। नहीं, वो असल उस मौजू पे आए हैं ना जी फारूक सत्तार के, मैंने इसमें जो बात करनी थी कर दी। ठीक है, चलिए फारूक सत्तार साहब की सियासत को किससे खतरा है? फारूक सत्तार साहब को बुलाया एंटी टेररिस्ट कोर्ट ने। जी 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 प्लीज जारी रखिए हारून साहब। एंटी टेररिस्ट दो टेररिस्ट पकड़े गए हैं, पाकिस्तानी हैं, इंडिया में उन्होंने तरबियत पाई है, इमरान अहमद और नईम खान। उन्होंने कहा जी हमारा राब्ता फारूक सत्तार के जरिए हुआ था। फारूक सत्तार उन 3 आदमियों में से हैं जो MQM के बानी थे। उनमें 3 आदमी हैं, एक आफाक अहमद है और एक वो तो अलग हो गया था, और एक फारूक सत्तार है। ठीक, देखिए इसमें तो कोई शुबा ही नहीं है कि सैकड़ों आदमी गए, शायद हज़ारों हों, 1000-2000 आदमी हों, जिनको मुंबई से पूना तक फैले हुए कैंपों में तरबियत दी गई। और सिर्फ राह से राब्ता नहीं था, MI6 से था, CIA से था। इनके कहने पे फारूक सत्तार उनमें शामिल है। अगरचे पार्लिमानी सियासत अलग थी, टेररिस्ट ग्रुप अलग थे। आपको याद है कि मीडिया कैसे यरगमाल था, पूरी सोसाइटी ने कमज़ोरी का मुजाहरा किया, इस्टेब्लिशमेंट ने, नून लीग ने उन्हें शरीक इक़्तिदार किया, उन्हें पीपल्स पार्टी ने शरीक इक़्तिदार किया। अब इमरान खान साहब ने भी किया है, लेकिन अब ये दूसरी अपनी MQM है। अब इसकी ये टेररिज्म में तो उस तरह मुलव्वस नहीं है। अब माजी के कुछ वाक़यात है, वो अनवर ने उसकी मोहम्मद अनवर जो उसके करीबी साथी थे, उन्होंने तस्दीक किया कि हमारे लोग इंडिया में तरबियत पाते रहे। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, ये खुद MQM के सरबराह मुंतखब होने के बाद फारूक सत्तार सबसे पहले जिस शख्स से मिले वो अमरीकी कौंसल जनरल था कराची में, उसी वक्त हमने खबर दी थी। बात यह है कि ये इंडिया इसमें मुलव्वस हो रहा है। आलमी ताकतें भी विशेष श्रीलंका में, फार ईस्ट में, मलाइशिया में, कहाँ कहाँ इन्होंने अपने ठिकाने बनाए, जनूबी अफ्रीका में, इनके कहने पे वीज़े जारी किए जाते थे। अब ये फैसला तो अदालत करेगी। उन्होंने ये फरमाया ये मुलव्वस हैं या नहीं है, हम जजमेंट तो नहीं दे सकते। बिल्कुल, ये तो एक इल्ज़ाम है, चाहे एक बड़ा संगीन इल्ज़ाम है और चाहे 2 गवाह मौजूद हैं, लेकिन फैसला तो अदालत करेगी। अब वो ये फरमाते हैं कि मेरी सियासत की वजह से, मेरे सियासी मौक़िफ़ की वजह से मुझे फंसाया जा रहा है। आपकी का सियासी मौक़िफ़ है क्या? आपकी सियासत क्या है? आपकी पार्टी ने आपको निकाल दिया, और निकाला भी अजीब वजह से। एक आदमी को सेनेटर बनाने की कोशिश की, पार्टी ने उसे कबूल नहीं किया, वो इस पर डट गए, पार्टी ने तो आपको निकाल दिया। आपकी सियासत क्या है? आप ये साबित करें कि इस आदमी से राब्ता आपका नहीं था। बेशुमार टेररिस्ट वहाँ ट्रेंड हुए हैं। इंडिया की हिकमत अमली ये थी कि इस मुल्क को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, वो तो नाकाम हो गया। आज आपको पता है, आखिरी खबर आपको सुना दूँ कि तिब्बत की सरहद पर इंडियन मीडिया चीख रहा है कि तिब्बत की सरहद पर पाकिस्तानी और चीन की मुश्तरका फौजी मशकें हो रही हैं। दर्जनों सैटेलाइट चीन के जो फ़िज़ा में हैं, जो तिब्बत और गिलगित बल्तिस्तान और मकबूजा और आज़ाद कश्मीर की निगरानी कर रहे हैं। ठीक, ये नेहरू था जिसको बड़ा मुदब्बर बना के पेश किया जाता है, जिसने CIA को
तिब्बत के करीब एक अड्डा मुहैया किया था चीन की जासूसी के लिए। चलिए इंशाल्लाह इस पे तफसील से बात करेंगे हारून साहब। ठीक है, बहुत शुक्रिया। थैंक यू हारून साहब। मैं तमाम देखने वालों को शुक्रिया। मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।